नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए पार्ट तृतीय के सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो विचारक हैं उनमें आपस के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जो संविधानवादी विचारकों में प्रथम है, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है और इतिहास से जब हमें किसी सिद्धांत या किसी खोज में मदद नहीं मिलती तो कल्पना और तर्क का सहारा लिया जाता है। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में ठीक वैसा ही है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति कब, कहाँ, किस समय विशेष में हुई, इसके संबंध में इतिहास से कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए जो राजनीतिक दार्शनिक है उन्होंने सिद्धांत के बजाय तर्क का सहारा लिया और तब अपना राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत स्थापित किए। सामाजिक समझौता सिद्धांत भी वैसा ही है कि कल्पना तर्क के सहारे ये सिद्ध करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों ने किन्हीं परिस्थितियों बस की है, क्या एक ऐसी आदर्श या ऐसी एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है जो जंगली अवस्था का पर्याय थी, और उससे निजात पाने के लिए या उसमें होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों में इतना विवेक विकसित होता है कि वो उस व्यवस्था से छुटकारा पाकर एक ऐसे संगठन में बनना चाहते हैं जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चला सके, और ये संगठन स्वाभाविक रूप से राज्य है। इसके संबंध में तीन विचारक हैं जिनका जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कृत्रिम है और एक समझौते विशेष से हुई है। व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर एक राज्य के अंतर्गत एक संगठन में रहना स्वीकार किया। उसके लिए वो मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और समझौते के कारण, समझौते का स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हैं। हॉब्स इंग्लैंड का विचारक था और उसने अपनी पुस्तक लेवाइथन जो 1651 में उसने लिखी, उसमें ये बताया है कि उसके विचारों का आधार द्वंद्वात्मक जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये प्रतिपादित करता है कि व्यक्तियों ने जो प्राकृतिक अवस्था का परित्याग किया किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किया। हॉब्स का निष्कर्ष है मानव स्वभाव के बारे में कि मानव एक असामाजिक प्राणी है और केवल निरंक, और वह अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। स्वार्थ ही वह तत्व है जिससे वह संचालित होता है। इस प्रकार स्वार्थ पर आधारित व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक निरंकुश सत्ता चाहिए जो निरंकुश राजतंत्र हो सकता है। इसलिए उसने इसका प्रतिपादन किया है। क्योंकि तत्काल हॉब्स के समय में इंग्लैंड में अराजकता का वातावरण था, गृहयुद्ध का वातावरण था, तो उन परिस्थितियों का उनके जो विचार है और सामाजिक समझौता उसकी पृष्ठभूमि है उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। हॉब्स वस्तुतः मानता है कि जो असामाजिक प्राणी जो मानव है उसको नियंत्रित करने के लिए निरंकुश राजसत्ता द्वारा ही किया जा सकता है और शासित भी उसी के द्वारा किया जा सकता है। वस्तुतः हॉब्स का सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वह एक कॉमनवेल्थ की उत्पत्ति का सिद्धांत है। कॉमनवेल्थ मीन्स राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। यह लेकिन हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है, संस्था द्वारा यानी अर्जन द्वारा, बाई इंस्टीट्यूशन ऑफ बाई ऑक्यूपेशन मीन्स उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के प्रथम प्रकार को मान्यता दी है कि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से पीड़ित होकर व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक परस्पर समझौता करके एक प्रभुत्व संपन्न राज्य सत्ता की स्थापना करते हैं ताकि उनकी आत्मरक्षा की जो समस्या उसका स्थायी हल ढूंढा जा सके
और उन्हें जो उस भय है प्राकृतिक अवस्था में जीवन की असुरक्षा, उससे छुटकारा मिल सके। तो हॉब्स के समझौते सिद्धांत को हम बिंदुवार समझेंगे कि मानव स्वभाव की उसने कैसे व्याख्या की है। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव है कि मानव एक असामाजिक प्राणी है जो सदैव आत्मरक्षा की जो मूल प्रवृत्ति है उससे संचालित होता है, और मानव में स्वार्थ, भय, शक्ति के प्रति प्रेम, अहंकार, संघर्ष आदि के जो दुर्गुण हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। किंतु उन दुर्गुणों के साथ साथ मानव में विवेक का तत्व भी पाया जाता है। अब हॉब्स एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करता है। हॉब्स कहता है कि मानव अपने स्वभाव से असामाजिक प्राणी है और अतएव प्राकृतिक जो प्रकृति की अवस्था है उसमें राज्य का समाज का अभाव था। मानव की जो प्राकृतिक अवस्था है वो अराजकतापूर्ण थी, और चूंकि वो अपने स्वभाव के कारण सदैव एक दूसरे से संघर्षरत रहता था। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन ऐसे किया है कि प्राकृतिक अवस्था मानव का जीवन उसमें अकेलेपन, घृणा और पशुत्व से पीड़ित था और वह अल्पजीवी था। फिर हॉब्स बताता है समझौते के कारण। हॉब्स का कहना है कि सभी मानवों ने प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए, जो कि प्राकृतिक अवस्था कष्टकारी थी और व्यक्ति की स्थिति दीनहीन और असुरक्षित थी, उस स्थिति से निपटने के लिए मानव में जो विवेक का तत्व भी रहता है उसने प्रेरणा दी कि आत्मरक्षा के लिए एक उपाय है, वह है निरंकुश और सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसी सत्ता ही झगड़ालू और सदैव संघर्षरत रहने वाले व्यक्ति को नियंत्रित करके सभी मानवों में और व्यवस्था में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर आत्मरक्षा को स्थायित्व दे सकती है। अब हॉब्स बताता है कि जब मानव का विवेक जागृत हो जाता है तो वह कैसे समझौता करता है। तो हॉब्स के अनुसार प्रत्येक मानव ने एक अन्य व्यक्तियों से एक समझौता किया और जिसमें कहा कि मैं अपने ऊपर शासित होने का अधिकार इस मनुष्य यानी राजा या इसकी तरह मनुष्य या इसको मेरी तरह ही अन्य मनुष्यों को या इस मनुष्य समूह को सौंप दो सारे अधिकार, और मेरे ही समान इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन प्रत्येक व्यक्ति करेगा। इस प्रकार मनुष्य ने समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था में सामान्यतः निरंकुश शासन के बंधन में बंधना स्वीकार किया। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हॉब्स कहता है कि मैं अपने ऊपर इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति समूह को शासन करने का अधिकार इसलिए प्रदान करता कि तुम भी अपने ऊपर इस व्यक्ति को इसी प्रकार के अधिकारों का समर्पण करके अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इसे प्रदान करोगे, इसकी आज्ञाओं का पालन करें। अब आती है कि समझौते के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी। तो सबसे पहले उसकी विशेषता में आता है कि हॉब्स जिस प्रकार के सामाजिक समझौते का वर्णन करता है वो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का संकेत देता है। समझौते द्वारा ऐसे राजतंत्र की स्थापना होती है जो सत्ता की दृष्टि से निरंकुश है और सर्वोच्च है, और राजपद है वो समझौते का परिणाम है। लेकिन वह सर्वोच्चांग नहीं है। राजा या राज्य उस समझौते का भाग नहीं है बल्कि उसका परिणाम है, अतः उस पर कोई शर्त या बंधन लागू नहीं होता, वह निरंकुश है। कानूनी संप्रभुता की स्थापना हॉब्स करता है। हॉब्स ने संप्रभुता को सर्वोच्च अविभाज्य माना है। राजा के आदेश ही कानून है, व्यक्ति को उनका विरोध करने का अधिकार नहीं है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को केवल वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो राजा उन्हें सौंपता है। इस प्रकार हॉब्स ने अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है उसको ही स्वीकार
किया है। लॉक की तरह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की कोई बात हॉब्स नहीं करता है। दूसरा, समझौता में राज्य, समाज और शासन में कोई अंतर हॉब्स नहीं करता है। इस प्रकार ये निरंकुशतावाद का संकेत है। हॉब्स ने राज्य, समाज और शासन में अंतर नहीं किया है। समझौते के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है, किंतु इसके साथ ही स्वतः ही राज्य और समाज स्थापित हो जाते हैं। यानी सरकार पहले आती है, राज्य समाज उससे स्वयं स्थापित हो जाते हैं। अतः हॉब्स राजा के विरोध को समाज और राज्य का विरोध भी मानता है। यानी सरकार का विरोध राज्य का विरोध है, जबकि लॉक में ऐसा नहीं है। लॉक में सरकार का विरोध राज्य का विरोध नहीं है। उसका मत है कि शासन का अंत होने का अर्थ है कि राज्य और समाज का भी अंत हो जाना। इस प्रकार हॉब्स राज्य, समाज और सरकार में कोई अंतर नहीं करता और एक सर्वाधिकारवादी, सर्वशक्ति संपन्न राज्य की स्थापना करता है। हॉब्स के समझौते की एक विशेषता है कि यह समझौता स्थायी है, जो सदैव के लिए किया गया है। किसी व्यक्ति को इस समझौते को तोड़ने या उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, किंतु इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति समझौता तोड़ने का प्रयास करता है तो इसका अर्थ है कि वह पुनः उस प्राकृतिक अवस्था जो अराजकता, भय, अविश्वास, संघर्ष की स्थिति थी वो स्थापित करना चाहता है, और इस प्रकार से वह सभी मनुष्यों के जो आत्मरक्षा या आत्मरक्षा का जो संकट है उसको दोबारा लाना चाहता है। ये व्यक्ति का आत्मरक्षा का संकट सबके सामने वो पुनः पैदा करना चाहता है। इस प्रकार वह अपने साथ अन्य मनुष्यों की जो समस्या है उसको भी बढ़ा देता है। इसलिए आपने समझौते को चिरस्थायी मानते हुए कहा है कि जो व्यक्ति समझौते को उल्लंघन करे उसे दंड दिया जाना चाहिए या वह दंड का अधिकारी होगा। इससे ये विशेषता भी निकलती है कि हॉब्स की जो व्यवस्था है वो समग्रतावादी व व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था है। निरंकुश शासन की स्थापना हॉब्स करता है और उसमें वो समग्रतावादी विचारक की भांति राज्य का व्यक्ति, समाज और सरकार में कोई अंतर नहीं है और राज्य का प्रत्येक व्यक्ति पर सभी प्रकार से नियंत्रण है। दूसरी ओर जीवन की सुरक्षा का जो अधिकार है उसको प्रदान करता है और उसकी सुरक्षा के लिए ही राज्य की स्थापना करता है। इसका मतलब वह राज्य को व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अस्तित्वमयी एक संस्था मानता है। इस प्रकार वह व्यक्तिवादी या व्यक्तिवाद के उद्भव का पूर्व संकेत देता है। हॉब्स का कहना है कि व्यक्ति केवल एक स्थिति में राज्य का विरोध कर सकता है जब उसके जीवन की क्षति हो या उसके जीवन को संकटपूर्ण बना दिया जाए तो व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। इस प्रकार हॉब्स का नागरिक समाज में समग्रतावादी और व्यक्तिवादी का जो समन्वय है उसने ठीक ढंग से किया है। आलोचना ये की जाती है कि हॉब्स एक निरंकुश तंत्र की स्थापना करता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में लोकतांत्रिक दृष्टि से बाधक है। दूसरा, राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है वो ये मानता है कि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है, किसी समझौते का परिणाम राज्य नहीं है। मैफ्लावर पैक्ट का 1620 का ये उदाहरण देते हैं कि व्यक्तियों ने एक जो इंग्लैंड से जहाज चला था उस पर 1620 में समझौता किया और एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की जो समग्र रूप से शांति व्यवस्था की स्थापना करे। लेकिन 1651 और प्राकृतिक अवस्था में कल्पित व्यक्ति की जो चेतना का विकास है उसमें गंभीर अंतर है। जंगली अवस्था में व्यक्ति में इतनी चेतना नहीं आ सकती, इतनी वैज्ञानिकता नहीं आ सकती या इतना विवेक उसमें नहीं हो सकता जैसा कि हॉब्स सोचता है। इस प्रकार हॉब्स के द्वारा जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिखाया गया वो अनैतिहासिक है। राज्य, समाज, सरकार में अंतर नहीं करना, जबकि समाज वृहत संस्था है, राज्य उसमें एक राजनीतिक शीर्ष पर सर्वोच्च नियंत्रणकारी संस्था है, सरकार राज्य का एक अंग है। ये तीनों अलग अलग हैं। लेकिन संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने तत्कालीन जो गृह युद्ध से ग्रस्त इंग्लैंड की जो राज्य व्यवस्था थी उसको प्रभावित होकर
ऐसे विचार प्रकट किए हैं और इसके माध्यम से हाब्स ने कानूनी संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसको बढ़ावा दिया है और आगे चलकर इसे ऑस्टीन ने विकसित किया है। साथ ही दैवीय अधिकारों और दैवी सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का है उसका ये खंडन करता है और राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है जो व्यक्तिवादियों के लिए एक तरह से उनका एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये राज्य कृत्रिम संस्था है जो व्यक्ति के लिए बनी है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। धन्यवाद।